बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, today we are going to start the chapter number 5 of your biology book, and the name of the chapter is cell cycle. Students, पेज नंबर 87 पे आपको चैप्टर नंबर 5 नजर आएगा अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 87 पर आ जाएं। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर चैप्टर में आए और इसमें मेजर कॉन्सेप्ट्स में देखें तो आपको जो बेसिकली इस चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं वो आपको नजर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए कॉन्सेप्ट से ही हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, फिर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद बेसिकली हम चैप्टर को प्रॉपर मेथोडोलॉजी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मेजर कॉन्सेप्ट्स में स्टूडेंट्स आपको 5.1 और उसके बाद एक डैश लगी हुई है और फिर लिखा हुआ नजर आ रहा है सेल साइकिल। देखिए, इसमें 5 का मतलब आपका चैप्टर नंबर 5 है और 1 का मतलब क्या है कि ये आपका फर्स्ट आर्टिकल है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द आर्टिकल इज सेल साइकिल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिकली हम सेल साइकिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सेल साइकिल। फिर अगर आप आगे देखिए तो आपको नजर आएगा 5.2 आर्टिकल यानी सेकंड आर्टिकल विच इज माइटोसिस, और उसमें आपको फर्दर डिवीजन्स नजर आएंगी 5.2.1 यानी 5 चैप्टर का सेकंड आर्टिकल है और फर्स्ट जो है वो उसकी सब डिवीजन है विच इज फेजेस ऑफ माइटोसिस। हम माइटोसिस के फेजेस को पढ़ेंगे कि वो क्या हैं और उसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ साथ 5.2.2 ये सेकंड फर्दर सब डिवीजन है जिसमें स्टूडेंट्स हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, माइटोसिस कहां अकर होती है, लोकेशंस क्या हैं, ये सारी डिस्कशन जो है वो हम सिग्निफिकेंस में देखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आर्टिकल है 5.3 विच इज मियोसिस। इसमें अगेन 5 चैप्टर है और थर्ड आपका आर्टिकल है। इसमें फर्दर सब डिवीजन्स में देखा जाए तो 5.3.1 आपका जो पहला सब आर्टिकल कंसीडर होगा वो स्टूडेंट्स फेजेस ऑफ मियोसिस है। जिस तरह माइटोसिस के फेजेस हैं उसी तरह मियोसिस के फेजेस होंगे, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, इसीलिए इनको अलग अलग राइट किया गया और उसी डिफरेंस और चेंजेस और फ्लक्चुएशंस को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके बाद 5.3
पॉइंट 2 यानी सेकंड जो आपका सब आर्टिकल है स्टूडेंट्स, वो क्या है? सिग्निफिकेंस। जिस तरह हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, उसी तरह हम मियोसिस की सिग्निफिकेंस के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स 5.4 यानी आपका चौथा मेजर आर्टिकल होगा, जिसका नाम है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। स्टूडेंट्स बेसिकली बोथ आर कंसीडर्ड एज द फिनोमिना ऑफ सेल डेथ, यानी इस चैप्टर के लास्ट आर्टिकल में जो सेल्स की डेथ होती है हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे मेजर आर्टिकल्स। होपफुली आपको मेजर आर्टिकल सुनने के बाद कुछ इल्म हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। नो डाउट इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू हो सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बायोलॉजी का, तो हर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। आपने उन टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरह समझना है, उनके मीनिंग्स आपको बताए जाएंगे, आपने उनको अंडरलाइन करके अपने पास सेव करना है, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस से ली गई हैं, उनको हम सिंपल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने हाथ में एक लेड पेंसिल जरूर रखिए और जहां जो बात आपको बताई जाए काइंडली उसको आप अपने पास कॉपी कर लीजिए। तो आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल के। तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए इंट्रोडक्शन की, तो सेल साइकिल क्या है? आपको बताया जाए कि आपकी बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है? बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो क्या हो रहे हैं? परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है? वो फंक्शंस आपके ऑर्गन लेवल्स पर भी हैं और सेल लेवल पर भी हैं। सेलुलर लेवल पे जो फंक्शंस हैं उनमें हमने स्टूडेंट सेल्स एंड टिश्यूज के बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया है, लेकिन यहां पे जो डिस्कशन हम करेंगे वो सेलुलर लेवल पर होगी और जिन फंक्शंस की हम बात करेंगे उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे विच इज रिप्रोडक्शन। देखिए री का मतलब होता है अगेन, ठीक है? और प्रोडक्शन का मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में से कहते हैं प्रोड्यूस होना, मैन्युफैक्चरिंग होना। प्रोडक्शन यानी पैदावार को भी कहा जाता है। यानी होता क्या है कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या बनेगा कि एक ऐसा प्रोसेस जो रिपीटेडली यानी बार बार अकर होगा, ठीक है? और रिप्रोडक्शन को अगर डिवाइड किया जाए तो हमें यह पता चलता है कि दो तरह की इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? ये सिंपल टर्म्स हैं जिनके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अब आपने जो चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स वो क्या है कि जहां पे बायोलॉजी में वर्ड ए आता है हम उसको ज्यादातर जो कंसीडर करते हैं वो क्या है? नॉट। यानी एसेक्सुअल का मतलब क्या होगा? ऐसी रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल नहीं होगी, ठीक है? जिसमें मेल और फीमेल का आपस में मेट करना जरूरी नहीं है, बल्कि ये या तो मेल की बॉडी में या फीमेल की बॉडी में अकर हो सकती है, और इसमें भी हम डिटेल में बात बाद में करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको याद रखें तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल का आपस में मेट करना जरूरी है, ठीक है? और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स मौजूद हैं हमारी बॉडी में जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और यही डिटेल इस चैप्टर में डिस्कस होगी, ठीक है? इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको याद हो हमने चैप्टर नंबर 4 में जो हिस्ट्री डिस्कस की थी, उस हिस्ट्री में एक हमारे पास साइंटिस्ट थे
रुडोल्फ विर्को। क्या नाम है? रुडोल्फ विर्को। अगर आप ये अपनी इंट्रोडक्शन में देखें तो आपको 4th लाइन में रुडोल्फ विर्को का नाम नजर आएगा। ठीक है, रुडोल्फ विर्को। इन साइंटिस्ट ने, इन बायोलॉजिस्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उस चैप्टर में की थी कि जो सेल न्यू आएंगे वो बेसिकली प्री सेल से आएंगे या प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएंगे। यानी जिन सेल्स ने फ्यूचर में आना है वो पहले मौजूद सेल्स की वजह से आएंगे। और इसी पॉइंट की बेस पे हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि वो सेल की कौन सी साइकिल है जिसके ऊपर सेल्स काम करते हैं और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है, और कितनी तरह के सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम इस बात पर आ जाएं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर कुछ इस तरह है स्टूडेंट्स के ह्यूमन बॉडी में टोटल हम देखते हैं कि 200 टाइप्स के सेल्स होते हैं। 200 डिफरेंट जो हैं वो क्या हैं? टाइप्स, जिनके सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं। यानी 200 टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, जिनमें से मोस्टली सेल्स जो हैं इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 बेसिक टर्म्स इनको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी कहलाती है माइटोसिस और सेकंड टर्मिनोलॉजी कहलाती है मियोसिस। क्या कहलाती है? एक टर्म क्या कहलाती है? माइटोसिस, और दूसरी क्या कहलाती है? मियोसिस। माइटोसिस क्या है? अगर आप इसको याद रखें तो माइटोसिस का दूसरा नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल का एक साथ कंबाइन होना, मेट करना जरूरी नहीं है। जबकि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या होगा? सेक्सुअली होगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो क्राइटेरिया है उसमें आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर मैं ये कहता हूं फॉर एग्जांपल एक मेल बॉय है और उसमें माइटोसिस होनी है, तो वो कौन सी उसकी बॉडी के 200 टाइप्स ऑफ सेल्स में से सेल्स होंगे जिनमें माइटोसिस अकर होगी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स वो सेल्स जिनमें माइटोसिस अकर होती है वो हमारी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जिनको हम सोमैटिक कहते हैं, और सेल्स की बेस पर हम सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं। यानी सोमैटिक सेल्स जो हैं ये हमारी जर्नल बॉडी कहलाती है। जो हमारी जनरल बॉडी है, आम बॉडी पूरी, इस पूरी की पूरी बॉडी पे जो सेल्स हैं ये सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं, और इनमें एसेक्सुअल प्रोसेस होता है, यानी इसमें माइटोसिस होती है। ठीक है, जिस तरह एक एग्जांपल ले ली जाए, ये मेरा हाथ है, यहां पे कट लगता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी सारे सेल्स यहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे ब्लीडिंग कुछ देर के बाद रुक जाएगी, क्योंकि हमारे जो ब्लड है उसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि उस ब्लीडिंग को रुकावट बनाती है, यानी ब्लीड होने से रोकती है। उसके बाद उसके ऊपर स्किन आना शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है स्टूडेंट्स? उसके रीजन कि बेसिकली यहां पर माइटोसिस होती है और ये हमारे सोमैटिक सेल्स हैं जहां पर ये सारा प्रोसीजर अकर हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बेसिकली हमारे जर्म लाइन सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स हैं जी? जर्म लाइन सेल्स। यानी जर्म लाइन सेल्स जो हैं बेसिकली यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और दिस प्रोसेस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मियोसिस। यानी जर्म लाइन सेल्स जो हैं वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं, और इसमें मेल एंड फीमेल का होना जरूरी है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ बेसिक बातें थी जो कि आपको इसके स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए। कुछ रीडिंग है इंट्रोडक्शन की, तो आइए हम उस रीडिंग को देखते हैं जी।
इसमें से मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बातें यहां पे नहीं लिखी हुई, ये एडिशनल बातें हैं, इनको आप अपने पास जरूर कॉपी करिए, ठीक है, और इनको याद भी रखिए क्योंकि ये इस चैप्टर में बार बार रिपीट होंगी, ठीक है जी। द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी जिंदगी का वो क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अकर्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं वहां पर बेसिकली ये अकर होती है। पार्ट्स ऑफ सेल सच एज क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम्स, यानी बॉडी सेल के वो हिस्से जहां पर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं वो न्यू क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। सेल प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग से मुराद बेबी, इंडिविजुअल से मुराद जो होगा वो एक कपल होगा, मेल एंड फीमेल, उनसे एक ऑफस्प्रिंग यानी बेबी फॉर्मेशन होगी, लाइक themselves, ठीक है, उन्हीं से। If we recall from chapter number 4, we should remember Rudolf Virchow. He proposed an important biological principle, that is, all cells come from cells या pre-existing cells, ठीक है। जो ओल्ड बुक्स हैं स्टूडेंट्स, वहां उन बुक्स में यहां पे लिखा हुआ है if we recall from chapter 1, हत्ता कि मेरी भी बुक ओल्ड है, इसमें भी चैप्टर 1 लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको चैप्टर नंबर 4 करना है क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग है। बेसिकली रुडोल्फ विर्को के बारे में हमने चैप्टर 4 की हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। दिस प्रिंसिपल टेल्स अस दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसे कंटिन्यू होती है, कैसे चलती है, इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, के रिप्रोडक्शन के क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या तरीकाकार हैं। इट इज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स, और ये सब कुछ किस पे बेस करता है? सेल्स पे। क्यों? क्योंकि बेसिकली सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ और बॉडी, ठीक है। ये आपकी बॉडी का, आपकी जिंदगी का एक यूनिट है, एक इकाई है। जब ज्यादा सारे सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, तो वो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज कंबाइन करके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। जब ज्यादा सारे ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम्स जब कंबाइन होते हैं तब एक इंडिविजुअल बनता है, एक फर्द बनता है, और फिर उसी से पॉपुलेशन बनती है। और ये सारा प्रोसीजर जो है इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में इसको डिस्कस किया था। यानी सेल क्या है? वो यूनिट है। अगर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि बेसिकली कैसे ये काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। और जो बेसिक और इंपॉर्टेंट फोकस है इस चैप्टर में वो हमारा सिर्फ सेल्स पर है, ठीक है। अच्छा जी, आगे कहा गया वी कॉमनली रेफर सेलुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम यहां पे किसको तरजीह देंगे? सेलुलर रिप्रोडक्शन के, सेल्स की रिप्रोडक्शन कैसे होती है? एज सेल डिवीजन। और ये किस प्रोसेस के थ्रू है? सेल डिवीजन, कि सेल डिवाइड होगा। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द होल लाइफ ऑफ सेल, और ये सेल की पूरी जिंदगी में, यानी जब तक हम जिंदा हैं हमारी जिंदगी में ये हर वक्त जो है ये प्रोसेस होगा। इसका क्या टाइम पीरियड है, ये कैसे होगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। दैट इज सेल साइकिल। किस में डिस्कस करेंगे? सेल साइकिल में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन्हें आप कॉपी करेंगे। अब हम आते हैं सेल साइकिल पे, और सेल साइकिल की एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ जी सेल साइकिल के बारे में? कि सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है। ये एक सीरीज है इवेंट्स यानी वाकयात जो हैं उनकी, फ्रॉम द टाइम, उस वक्त जब अ सेल, एक सेल जो है
इट इज प्रोड्यूस्ड अंटिल इट कंप्लीट्स माइटोसिस, जब इसमें माइटोसिस मुकम्मल होगी और ये बनेगा। अब यहां पे आगे एक बात और है, एंड प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स, यानी उससे न्यू सेल्स जो हैं वो बनना शुरू होंगे। अब यहां पे अगर आप इस लाइन पे फोकस करें इस डेफिनेशन में, तो एक बात इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ज्यादा फोकस जो है वो माइटोसिस के ऊपर किया। उसकी रीजन क्या है? तो देखिए, उसकी एक तो रीजन ये है कि हमारी जो पूरी बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, जिनको हमने क्या नाम दिया है? सोमैटिक सेल्स। ठीक है, एक तो ये बात है जिस वजह से माइटोसिस के ऊपर फोकस किया गया है। दूसरा, माइटोसिस जो है ये जनरल सेल होने की वजह से हर वक्त हमारी बॉडी में अक्कर हो रही होती है। ठीक है, और ये वो प्रोसेस है माइटोसिस जो हमें इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स हैं, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये हमें फिजिकली तौर पे भी फील हो सकती है। जैसे मैंने आपको एक कट की एग्जांपल दी कि हाथ पे एक कट लगा है, ब्लीडिंग हुई है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने सेल साइकिल को ज्यादा फोकस जो है वो किस प्रोसेस पे दिया है? माइटोसिस के। अब ये तो थी स्टूडेंट सेल साइकिल की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम जरा चलते हैं जी सेल साइकिल के जो अपने दो फेजेस हैं उनकी तरफ। आप अगर बुक पे देखें तो आपको नजर आएगा, आगे उन्होंने लिखा हुआ है सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। सेल साइकिल किस चीज पे कंसिस्ट करता है? 2 फेजेस पर। पहला जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कहलाता है इंटरफेज। क्या कहलाता है? इंटरफेज। और जो सेकंड फेज है इट इज कॉल्ड एम फेज। ठीक है, इसको माइटोटिक फेज का नाम दिया जाता है। माइटोटिक फेज में हमारे पास फर्दर 2 आ जाते हैं। एम फेज नाम इसीलिए दिया है क्योंकि माइटोटिक फेज में एक हमारे पास आ जाएगी जी मियोसिस का प्रोसेस, और दूसरा प्रोसेस जो हमारे पास आएगा वो किसका है? माइटोसिस। वो प्रोसेस किसका है? माइटोसिस का। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि अगर किसी भी सेल में डिवाइड होना है तो वो सेल सबसे पहले इंटरफेस में आएगा और उस इंटरफेस में वो अपना जो एक टाइम पीरियड है वो गुजारेगा। जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो वो एम फेज में जाएगा और फिर वहां पर डिसाइड होगा कि उस सेल ने मियोसिस के प्रोसेस में जाना है कि माइटोसिस के प्रोसेस में जाना है। और मोस्टली जो इंटरफेस से सेल ने जाना है वो बेसिकली माइटोसिस के प्रोसेस में जाना है, इसीलिए सेल साइकिल की डेफिनेशन में माइटोसिस के ऊपर फोकस किया है। ठीक है, अब एक बात और यहां पे आप याद कर लें कि अगर आपके सेल साइकिल को कंप्लीट होने में 100% अगर हम इसको कह देते हैं जी कि सेल साइकिल में 100% कंप्लीट होना है, तो इस 100% में से 90% जो है वो बेसिकली सेल साइकिल किस चीज पर डिपेंड करती है? इंटरफेस पे। ठीक है, जबकि माइटोटिक फेज पे सिर्फ कितने परसेंट डिपेंड करता है? 10%। ये बात क्लियर है आपको? क्या बात हुई कि अगर मैं ये कहता हूं कि 100 एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक बात सपोज कर लेते हैं कि 100 मिनट लगेंगे सेल साइकिल को अपने सारे फेजेस को कंप्लीट करने में, तो उन फेजेस में 90 मिनट्स जो हैं वो इंटरफेस पे लगते हैं एंड ओनली 10 मिनट्स जो हैं वो एम फेज में जाए, चाहे वो सेल मियोसिस में जाए या माइटोसिस में, वो सिर्फ 10% या 10 मिनट्स का है। अब तक सेल की डिवीजन इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि इनका टाइम पीरियड काउंट करना मुश्किल होता है। लेकिन एक बात समझाने के लिए आपको बताई है कि इंटरफेस पे बहुत ज्यादा जो है वो हमें फोकस करना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि इट इज 90% ऑफ द सेल। ठीक है, एक सेल ने डिवाइड करना है तो 90% वो इंटरफेस पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली हमने सबसे पहले इंटरफेस को डिस्कस करेंगे, इंटरफेस को अच्छी तरह समझेंगे और फिर हम जाएंगे फेजेस की तरफ। तो अब इंटरफेस क्या है?
देखिए इंटरफेस एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सेल आता है, इंटरफेस एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सेल आता है जिसने डिवाइड होना है, और वो सेल अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो जो उसको चाहिए वो सेल इधर अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स इंटरफेस में पूरी करता है, और रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद वो सेल फिर कहां जाता है, एम फेज में। एम फेज से मुराद क्या होगा कि या तो वो सेल जो है वो जाएगा मियोसिस में या फिर किस में जाएगा, माइटोसिस में। मैं यहां पे वर्ड और लिख रहा हूं, और का मतलब या तो मियोसिस या फिर माइटोसिस, किसी एक में, ठीक है। इट मींस दैट इंटरफेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं जिसमें से सेल ने गुजरना है। देखा जाए तो इंटरफेस को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है G1 फेज, ठीक है। G1 को स्टूडेंट्स हम कहते हैं गैप 1, कि ये पहला गैप होता है। दूसरा जो फेज है इट इज कॉल्ड, या दूसरी जो टाइप है इट इज कॉल्ड एस फेज। एस का मतलब यहां पे है सिंथेसिस, यानी कोई चीज यहां पर तैयार होगी। और थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो चीज आती है इट इज कॉल्ड G2 फेज, यानी गैप 2। आप ये देख रहे हैं कि लेक्चर के स्टार्ट से मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम ड्रॉ की है, एक साइकिल ड्रॉ की हुई है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये सेल साइकिल है जो कि बेसिकली इंटरफेस है। बेसिकली क्या है, इंटरफेस। इसमें हम इंटरफेस जो है उसके जितने फेजेस हैं जिनको टाइप्स का नाम दिया गया है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लाइक इसमें आपको G1 भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, S फेज भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, फिर G2 भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये क्या है, हम इस चीज की डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम गैप 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहां तक थोड़ी सी रीडिंग जो है वो साथ साथ कर लेते हैं ताकि हमें ये बातें क्लियर होती चली जाएं। तो सेल साइकिल में आप देख सकते हैं हमने डेफिनेशन कर ली, और उसके सेकंड पॉइंट में हम टाइप्स की हेडिंग दे सकते हैं या फेजेस की हेडिंग देकर हम लिख सकते हैं इंटरफेस एंड माइटोटिक फेज, ब्रैकेट में आप एम फेज लिख देंगे। तो ये आपका सेल साइकिल का एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट क्या आएगा आपको, डिफाइन सेल साइकिल, व्हाट डू यू नो अबाउट सेल साइकिल, ठीक है। आगे चलते हैं। माइटोटिक फेज इज अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल। ये छोटा पीरियड होता है, इसमें कम वक्त लगता है। जिस तरह मैंने आपको बताया सिर्फ 10% आप समझ लीजिए। इट अल्टरनेट्स विद द मच लॉन्गर फेज। अल्टरनेट जो ऑपोजिट है वो इंटरफेस है जो कि लॉन्गर फेज है, वेयर सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन, जिसमें वो अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। और वो इंटरफेस कितना लॉन्गर है जी, वो 90% कंसीडर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरफेस की अब ये डेफिनेशन है, इंटरफेस इज द टाइम व्हेन अ सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक के वर्ड को आप अंडरलाइन करके ऊपर लिख लीजिए चेंजेस, कि जो चेंजेस आएंगी उसकी एक्टिविटी में इट इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होंगी, एज इट परफॉर्म्स इट्स वेरियस फंक्शंस, क्योंकि यहां पे वो मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। जो वर्ड स्टूडेंट मेटाबॉलिक है ये मेटाबॉलिज्म से आया है, जिसको इब्न नफीस एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, जिसका इंग्लिश मीनिंग चेंज है। और इसकी प्रॉपर डिस्कशन अगर आप देखना चाहते हैं इसके बारे में तो चैप्टर 6 एंजाइम्स में राइट साइड पे एक ब्लू पैराग्राफ है, आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। गैप 1 जिसको फर्स्ट गैप का नाम दिया गया है, सिंथेसिस, और सेकंड जो है वो सेकंड गैप है जिसको गैप 2 का नाम दिया गया है, ठीक है। अब गैप 1 क्या है देखते हैं। देखिए रिक्वायरमेंट सेल की पूरी होनी है तो हम गैप 1 में देखते हैं सेल को क्या क्या चीजें रिक्वायर है। सबसे पहले तो सेल जो है वो क्या करेगा गैप 1 में, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स,
सबसे पहले सेल जो है वो प्रोटीन्स की कंसेंट्रेशन को ज्यादा करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे गैप 1 में सेल क्या करेगा, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की कंसेंट्रेशन को ज्यादा करेगा, ठीक है। एंजाइम्स होते ही नहीं है, बहुत ही कम होते हैं, तो एंजाइम्स बनेंगे यहां पे। और तीसरे नंबर पे जो काम यहां पर होना है स्टूडेंट्स वो ये कि यहां पे सप्लाई इंक्रीज होगी सेल ऑर्गेनेल्स की। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं वो हम पढ़ चुके हैं, बहुत सी सेल ऑर्गेनेल्स 4 चैप्टर में, जिसमें से इंपॉर्टेंट के नाम मेजर किए जाएं तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से नाम है, राइबोसोम्स हैं एटसेट्रा, ठीक है। ये काम जो है वो गैप 1 में होगा कि ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं जो चाहिए वो बेसिकली जो है वो गैप 1 में क्या होंगी, तैयार होंगी। यहां पर हमारा गैप 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हमारा एस फेज स्टार्ट होगा सिंथेसिस का। इस एस फेज में सिर्फ एक काम होगा और वो क्या कि इसमें होगा ये कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, यानी 2 हो जाएंगे। अगर एक क्रोमोसोम है तो 1 से 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये काम यहां पर बेसिकली होगा कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। गैप 2 क्या है, गैप 2 को अगर सिंपली डिफाइन करें तो इसमें सिर्फ क्या होगा, इंक्रीज होगी दोबारा से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की मिकदार को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिक किस्म का स्ट्रक्चर हमें चाहिए विच इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। फाइबर हम रेशियो को कहते हैं, इसके बारे में हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था, याद हो आपको, मसल फाइबर्स। तो इसी तरह स्पिंडल फाइबर क्या है या स्पिंडल फाइबर्स क्या होंगी, बेसिकली ये स्पेसिफिक प्रोटीन या स्ट्रक्चर है, प्रोटीन है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में सेल साइकिल के फेजेस में चाहिए, और इसको हम फेजेस में यूटिलाइज भी करेंगे, ठीक है। ये हमें नजर आएगा कि कैसे स्पिंडल फाइबर को इंपॉर्टेंस दी गई है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास थे इंपॉर्टेंट फेजेस। अब जरा इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास गैप 1 फेज। गैप 1 में हमने क्या पढ़ा, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, एंजाइम्स बनेंगे एंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये सारा काम होगा गैप 1 में। और गैप 1 में हमारे पास इस तरह ये सेल आ जाएगा, लेकिन ये सेल आया कहां से, तो बेसिकली ये फेज यहां से स्टार्ट होगा कि ये हमारे पास था एक सेल, जिस सेल को हमने लेकर जाना है कहां पे, इस सेल को हमने गैप 1 में लेकर जाना है ताकि इंटरफेस स्टार्ट हो सके। तो जैसे ये सेल इंटरफेस में जाते हुए गैप 1 में जाएगा तो ये सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहां पर पूरी हो जाएंगी। अब इसमें आपको सेंटर में एक ट्यूब नजर आ रही है जिसको निकाल कर यहां बाहर मैंने ड्रॉ किया है, बुक में भी ऐसे ही बताया है। ये बेसिकली क्या है तो आप बुक पर भी देख सकते हैं, आपको इसके बारे में लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो इसका बिल्कुल सेंटर है, इट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। इसको क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमियर। और ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड 1 क्रोमाटिड, या तो इसको क्रोमाटिड पढ़ा जाता है या आईडी की जगह आप IN लिख सकते हैं, क्रोमाटिन, क्रोमाटिड या क्रोमाटिन। ये क्या है, दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन डिवीजन से पहले। अगर क्रोमोसोम्स डिवाइड नहीं हुए तो डिवीजन से पहले हम उन्हें क्रोमाटिड या क्रोमाटिन का नाम देते हैं, जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है ये। और इसके साथ उसने 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखने का मकसद क्या है कि ये 1 एक ट्यूब है इस वजह से, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये आपको बनी डायग्राम में नजर आ रही है।
इसके अलावा ये दो ब्लू डॉट्स बने हुए हैं, ये एक्चुअली सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है, अब सेंट्रियोल्स क्या हैं आपको फिर थोड़ा सा चैप्टर 4 रिकॉल करवाना पड़ेगा। चैप्टर 4 में हमने सेंट्रियोल्स के बारे में देखा था कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और इनका बेसिक काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना स्पेसिफिक टाइप की, विच इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर प्रोटीन जो है वो भी एक्चुअली यहां पर बनती है, लेकिन मेजरली स्पिंडल फाइबर जो है वो जाकर गैप 2 में प्रॉपर वे से जो है वो प्रिपेयर होती है। ठीक है, अच्छा जी, गैप 1 से फिर हम जाते हैं जी इसको लेकर एक जो क्रोमाटिन है हमारे पास, इसको लेकर जाते हैं एस फेज में। ये हमारे पास एस फेज है, इसमें चेंजेस आप देख सकते हैं। अब आपको एक क्रोमाटिन से यहां पर एक पेयर नजर आ रहा है और ये अब क्रोमाटिन या टिड नहीं है, अब एस फेज में डुप्लीकेशन हो चुकी है और क्या आ चुके हैं हमारे पास, ये क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्या होंगे, क्रोमोसोम। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता दूं, इनको नाम क्रोमोसोम्स क्यों नहीं दिया जाएगा। डायग्राम में आप देखें, आपको लिखा हुआ नजर आएगा क्रोमाटिड या टिड्स, एस लगा के इसको प्लूरल कर दिया गया। उसकी रीजन क्या है, देखिए उसकी रीजन ये है, बिफोर सेल डिवीजन से पहले हम क्रोमाटिन या क्रोमाटिड का नाम देते हैं, जबकि जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो चुकी होती है तब उसको क्रोमोसोम्स का नाम दिया जाता है। इसीलिए थ्योरी में उन्होंने क्रोमोसोम्स लिखा हुआ है क्योंकि डिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उन्होंने डायग्राम में क्रोमाटिड्स लिखा है ताकि आपको दूसरी टर्मिनोलॉजीज भी बताई जा सके। तो यहां पे ये दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, ट्यूब्स दो बनी हुई हैं और इनमें सेंट्रोमियर है और उसी तरह प्रोटीन है। ले जी, अब हम जा रहे हैं यहां से गैप 2 फेज में। ये गैप 2 फेज है, इसमें आपको यहां पे एक्स्ट्रा ब्लू डॉट्स नजर आ रहे होंगे। ये बेसिकली किस चीज को शो कर रहे हैं जी, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स विच इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर, और उसी तरह क्रोमोसोम्स या क्रोमाटिड्स कह लीजिए वो सेंटर में है। ये था गैप 2। अब यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास गैप 2 कंप्लीट हो चुका है। हमने ये कहा था कि जैसे ही हम इन टाइप्स में से गुजरेंगे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो हमारा सेल अब एम फेज में जाएगा। कौन से फेज में जाएगा, एम फेज में। एम फेज का मतलब क्या है, या तो वो किस में जाएगा, माइटोसिस में, या फिर किस में जाएगा, मेयोसिस में। तो आप बुक पे देख सकते हैं गैप 2 से आगे उन्होंने आपको बताया है एम फेज यानी सेल डिवीजन। एक सेल तो यही बना हुआ जो मैंने बनाया और एक इसके साथ सेल बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा जो बेसिकली एम फेज में जा रहा है, यानी या तो माइटोसिस के प्रोसेस में या फिर मेयोसिस के प्रोसेस में। ठीक है, अब वो माइटोसिस में जाए या मेयोसिस में जाए वो बाद की बात है, क्योंकि इंटरफेज से माइटोटिक फेज में जाना ही है। ठीक है, लेकिन जब वो सेल अपनी लाइफ गुजारेगा और गुजारने के बाद उसने फिर डिवाइड होने आना है, तो वो फिर यहां से सेल कहलाएगा। फिर वो दोबारा G1 फेज में जाएगा, S फेज में, G2 और फिर M फेज में चला जाएगा। और क्योंकि ये काम कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, दैट्स वाई हम इसको क्या नाम देते हैं, सेल साइकिल। कि ये सेल की एक स्पेसिफिक साइकिल है जिसमें सेल ये काम करता रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको जरा रीड कर लेते हैं। G1 phase. After its production, a cell starts its cell cycle in G1 phase. ठीक है, during this phase, cell increases its supply of proteins. Proteins की सप्लाई को बढ़ाएगा, नंबर 1. Increase the number of its organelles. Number of organelles बढ़ेंगी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, and grows in size. जाहिर सी बात है जब ऑर्गेनेल्स बढ़ेंगी तो साइज भी क्या हो जाएगा, सेल का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दिस फेज इज आल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स, यानी यहां पे मार्कअप होगा कि एंजाइम्स भी बनाए जाएं which are required in the next phase which is called S phase for the duplication of chromosomes, क्योंकि क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए एंजाइम्स का भी साथ होना जरूरी है। आ जाइए जी, एस फेज में क्या कहा जा रहा है। इन दिस फेज
सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम, सेल सिर्फ क्या करेगा, क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट्स करेगा। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स, हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगी। कौन सी क्रोमाटिड्स होंगी, सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब आपने याद रखना है, यहां पे कुछ टर्म्स यूज होंगी लाइक सिस्टर क्रोमाटिड्स, डॉटर सेल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो जी ये था हमारे पास एस फेज। अब आ जाइए G2 फेज में, गैप 2 में। इन दी G2 फेज cell prepares protein that are essential for mitosis, जो माइटोसिस के लिए जरूरी है, mainly for the production of spindle fibers, ताकि स्पिंडल फाइबर्स बनाए जा सके। ठीक है, फाइबर्स के स्पेलिंग आई थिंक सो FIBRE है। ठीक है, फाइबर में ER लिख दिया है, इसको RE कर लेते हैं। चलें, छोटी सी मिस्टेक है। अच्छा, अब यहां पे फिर वर्ड माइटोसिस आ गया, यानी माइटोसिस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है और उसकी रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर ये कहा गया है जी कि आफ्टर जी G2 फेज ऑफ इंटरफेस, यानी जो G2 फेज है इंटरफेस का, इसके बाद सेल एंटर्स करेगा डिवीजन फेजेस में, यानी M फेज में। वो माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइटोसिस, यहां बात की जा रही है, माइटोसिस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इन विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, ये एक हिसाब से माइटोसिस की डेफिनेशन है। जब हम माइटोसिस स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन वो कैसे बनते हैं उनकी प्रॉपर एक डिटेल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां तक तो बड़ी सिंपल बात है, होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी है, लेकिन यहां पे एक बात और भी है। देखिए, कभी भी कोई प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं चलता रहता, उसमें कभी ना कभी फ्लक्चुएशन जरूर आती है। तो ऐसा ही इंटरफेस में भी है। मैंने आपको यहां पे 3 फेजेस बताए, G1, S एंड G2, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको इंडेफिनिट पीरियड के लिए, ठीक है, या सेमी परमानेंट पीरियड के लिए, ठीक है, या फिर कभी हम यूं कह सकते हैं कि उनको हमें किसी ना किसी टाइम के लिए वो सेल हमारी बॉडी में स्टॉप हो जाती है, उनकी डिवीजन। वो स्टॉप जो होती है उसके लिए एक और फेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसको मैं अब ऐड कर रहा हूं, विच इज कॉल्ड G0 फेज। इसको 0 भी पढ़ा जाता है, लेकिन हम इसको नॉट पढ़ेंगे। ठीक है, G0 फेज क्या है जी, इसका एक और नाम भी है, हम इसको नाम देते हैं स्टूडेंट्स रेस्टिंग फेज। यानी ऐसा फेज जिसमें सेल जो है वो रेस्ट पर आ जाता है। किस पे आ जाता है, रेस्ट पे। लेकिन ये आएगा कब, ये तब आएगा जब एक सेल G1 फेज को गुजारेगा। यानी एक सेल है, उसने डिवाइड होना था, डिवाइड नहीं होना था, तो वो इंटरफेज में एंटर तो हो जाएगा, G1 फेज कंप्लीट करेगा, लेकिन वो S फेज में नहीं जाएगा, बल्कि वो G1 फेज से G0 फेज में एंटर कर जाएगा। कौन से फेज में, G0 फेज में, विच इज कॉल्ड बेसिकली रेस्टिंग फेज। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बताया गया वो आगे देखिए। कहता है जी कि सेल्स दैट हैव टेम्पोरेरली और परमानेंटली स्टॉप्ड डिवाइडिंग। टेम्पोरेरली का मतलब आर्जी तौर पे, परमानेंटली का मतलब मुस्तकिल तौर पे। जब वो रुक जाएगी इनकी डिवीजन, आर सेड टू हैव एंटर्ड अ सेल ऑफ स्टेट, तो एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएंगे जिसको हम क्या नाम देते हैं कि क्यूइसेंस। क्या पढ़ेंगे इसे, क्यूइसेंस। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन को फिर सुन लीजिए, क्यूइसेंस। क्यूइसेंस का मतलब क्या होता है जी, इट मींस दैट खामोशी, साइलेंस, कि वो एक साइलेंट स्टेज पर चले जाएंगे, विच इज कॉल्ड G0 फेज। ये साइलेंट स्टेज क्या होगी, विच इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज। ठीक है, अब आइए G0 फेज पर। कहा जा रहा है कि जी इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स सेल एंटर G0 फेज फ्रॉम G1 एंड स्टॉप डिवाइडिंग।
ठीक है। अब यहां पे पीरियड्स बताए जाएंगे, टाइम पीरियड्स। जैसे क्लास में हम देखते हैं हमारा लेक्चर होता है, इसको हम पीरियड भी कहते हैं जी, कि लेक्चर जो है वो 35 मिनट का है, 40 मिनट का है, कभी फिक्स होता है, कभी लेक्चर फिक्स नहीं होता, 1 घंटे का लेक्चर होता है, 1 घंटे से टाइम ऊपर चला जाता है, ठीक है, जो कि फिक्स नहीं है। इस तरह की सेटिंग्स में हम देखेंगे कि सेल रेस्टिंग में कैसे आता है। ये नहीं एक सेल है G1 फेज में आया और रेस्ट में गया तो चला ही गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पे आगे बताया गया 3 तरह की कंडीशंस हैं। पहली कहा जा रहा है सम सेल्स रिमेन इन G0 फॉर इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट का मतलब क्या है जी, कि ये तो बिल्कुल ही गैर महदूद हो जाएंगे, ठीक है, इनमें न्यूरॉन्स आ जाते हैं। फिर आते हैं जी सम सेल्स। अच्छा, इधर आपने इनडेफिनेट पीरियड का मतलब कि जो फिक्स है जिनका रेस्टिंग फेज, वो आ जाएगा। इसके बाद सम सेल्स जो हैं वो एंटर करेंगे G0 फेज में, लेकिन कैसे, सेमी परमानेंटली। सेमी परमानेंटली का मतलब जिनके लिए स्पेशलाइज्ड टाइम पीरियड होगा, ठीक है। सेमी का वैसे मतलब होता है नींद, परमानेंटली का मतलब क्या होता है जी, मुस्तकिल, जिसको हम वैसे पढ़ते हैं जी नींद मुस्तकिल, ठीक है। यानी स्पेशलाइज्ड टाइम होगा इन सेल्स के लिए। वो कौन से सेल्स हैं जी, वो कुछ आपके लिवर के और कुछ किडनीज के सेल्स होते हैं जिनकी डिवीजन रेस्टिंग फेज में कुछ स्पेशलाइज्ड टाइम पर डिपेंड करती है। फिर आते हैं जी मेनी सेल्स डू नॉट एंटर G0 फेज। अब ये वो कौन से सेल्स हैं, ये वो सेल्स हैं जो G0 में एंटर नहीं करेंगे, बल्कि G1 से S, S से G2, फिर M फेज, M फेज से माइटोसिस, माइटोसिस कंप्लीट होगी, फिर सेल जो है इतना मैच्योर हो जाएगा कि उसने दोबारा डिवाइड करना है, वो फिर इंटरफेस में आएगा, फिर S फेज में, फिर G2 फेज में, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। ये जो सेल्स हैं इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है एपिथेलियल सेल्स, जिसके नाम पर चैप्टर 4 में हम टिश्यूज के टॉपिक में एपिथेलियल टिश्यूज पढ़कर आए थे, आपको याद होगा, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की डिस्कशन की थी, स्क्वेमस, सिलिएटेड, कलमनर टिश्यूज जो एपिथेलियल थे, वो सारे इसमें आ जाते हैं। सेल्स है ना, तो सेल्स से मिलकर क्या बनेंगे, टिश्यूज। तो बेसिकली ये जो है ये G0 फेज में से नहीं गुजरते। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में जाके सेल साइकिल को समझने की कोशिश की। हमने ये समझा कि व्हाट इज बेसिकली सेल साइकिल, ठीक है। फिर हमने उसके इंट्रोडक्शन की डिस्कशन की कि जी उसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में कुछ बातें आपको एडिशनल लिखवाई गई। इंट्रोडक्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ, हमने फिर कुछ एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव किया, जिसमें इंटरफेस हमारा टॉपिक था। हमने आज डिटेल में इंटरफेस को पढ़ लिया जी, कि दिस इज इंटरफेस। एक सेल ने अगर डिवाइड होना है तो ये बहुत जरूरी है कि वो सेल सबसे पहले कहां आएगा, इंटरफेस। इंटरफेस से अगर वो अपनी तमाम एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता है, देन वो सेल एलिजिबल होगा कि वो मियोसिस या माइटोसिस के प्रोसेस में जाए। मियोसिस या माइटोसिस की फेज में जब वो चला जाता है, वो अपना एक टाइम पीरियड कंप्लीट करता है। उसके बाद अगर उसने फिर डिवाइड होना है तो वो फिर आके अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, और वो कहां पे करेगा, इंटरफेस में, ठीक है। फिर यहां पे हमने लास्ट पे G0 फेज की बात की, जो कि एक रेस्टिंग फेज था, और डायग्रामेटिकली देखा जाए तो सेल जो भी होगा वो G1 फेज में आएगा। G1 से S फेज में जाने से पहले ही वो किस में चला जाएगा, G0 फेज। और अभी बताया गया आपको G0 फेज क्या है, बेसिकली इट इज रेस्टिंग फेज। क्या है, रेस्टिंग फेज, जहां पे सेल रेस्ट की कंडीशन में चला जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आज का डिटेल टॉपिक सेल साइकिल में इंटरफेस का। आप कुछ मार्क कर लीजिए क्वेश्चंस जो आपने याद करने हैं। एक तो आपको सेल साइकिल का शॉर्ट क्वेश्चन बताया गया, दूसरा इंटरफेस का शॉर्ट आ सकता है, जिसमें आप इंटरफेस की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद टाइप्स की हेडिंग या फेजेस की हेडिंग में आप तीनों फेजेस के नाम लिख देंगे, G1, G1, S, G2। और एक और बात
इंपॉर्टेंट अभी मुझे बताते हुए याद आई कि आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये फेजेस जो हैं सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में चल रहे हैं। इनकी सीक्वेंस को आपने थ्योरी में भी चेंज नहीं करना, यानी आप पहले G1 लिख दें, फिर G2 लिख दें, फिर S फेज लिख दें, नहीं। क्यों? एक सीक्वेंस है कि G1 के बाद होना ही S फेज है, फिर G2 फेज होना है, तो आप इसको राइट भी ऐसे ही करेंगे। ये बात थोड़ी सी लिखी हुई है डिटेल में पेज नंबर 88 के लेफ्ट साइड पे ब्लू पैराग्राफ में, आप उसको पढ़ लीजिए, आपको ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो थ्योरी में आपने इनको आगे पीछे नहीं करना, सीक्वेंस में ही लिखना है। फिर G1 फेस आता है, S फेस है और G0, तो ये बेसिकली इंटरफेस का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरफेस, एक्सप्लेन इट फेजेस। तो उसमें भी आप डेफिनेशन लिखेंगे इंटरफेस की, उसकी जो 3 टाइप्स हैं उनके नाम लिखेंगे, फिर G1 को, S और G2 फेज को एक्सप्लेन कर देंगे। G1 फेज में आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने बनाए, मैंने तो बहुत ही शॉर्ट करके बनाए हैं, आप इनमें थोड़ी सी थ्योरी ऐड करके इन पॉइंट्स को कंप्लीट कर लीजिए। S फेज है ही आपके पास 1 से 2 लाइंस का, वो आप ऐसे लिख देंगे। G2 फेज का जो फर्स्ट पैराग्राफ की 2 लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं, वो कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास G0 का शॉर्ट आता होता है। G0 के शॉर्ट में जहां पे G0 फेज की हेडिंग है, उसके ऊपर जो 2 लाइंस हैं वो बेसिकली उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन लिखने के बाद आप G0 फेज में आकर कोई से 2 पॉइंट्स लाइक डेफिनेट पीरियड, ठीक है, सेमी परमानेंटली पीरियड, वो आप राइट कर सकते हैं एज उसकी एग्जांपल्स में। इस तरह स्टूडेंट्स से आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो यहां पर कंप्लीट होते हैं। होपफुली आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह सुना होगा और यकीनन ये सुनने के बाद आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा कि यस, कि ये ऐसा भी होता है क्या हमारी लाइफ में। तो याद रखिए, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में। ये तो अभी हमने स्टार्ट किया है, हमने अभी सिर्फ 5 to 6% पढ़ा है। अभी तो जब हम जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे ही हम माइटोसिस स्टार्ट करेंगे, तो आप कहेंगे कि जी अल्लाह की कैसी कुदरत है, अल्लाह ने कैसे ह्यूमन बीइंग को और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रिपेयर किया, तैयार किया। और अभी आप ये देखिए, हम सिर्फ अभी बात सेलुलर लेवल पे कर रहे हैं, सेल के लेवल पे कर रहे हैं। हमने एक सेल की डिस्कशन करना स्टार्ट करी है हमने। अभी ये एक सेल से कितने सेल्स हैं जो कंबाइन करते हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं, और वो फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाली बात आती है। तो बहरहाल अल्लाह हमें तौफीक दे और हम जितना भी उसका शुक्र अदा करें वो कम है। बहरहाल आज का लेक्चर स्टूडेंट्स इंटरफेस का हमारा यहां तक कंप्लीट होता है। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो इस टॉपिक में, या कोई भी क्वेरी हो जो आप पूछना चाहें, तो इस वीडियो के लास्ट पे एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है, आप इजीली उस पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।